नमस्कार। वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। फ्रेंड्स, दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्रोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीवियस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस। वीडियो अति इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर बीपीएससी, बीएओ, एसडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक आप लोग देखना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। सो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सस्य विज्ञान क्या है? यानी सस्य विज्ञान क्या है? कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान है, उपरोक्त कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो सस्य विज्ञान है ये क्या है? ये कला और विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि सस्य विज्ञान के पिता कौन है बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए सस्य विज्ञान के पिता कौन है, तो पीटर डे क्रेसन जी, पीटर डे क्रेसन जी, यानी पीटर डे क्रेसन जी जो हैं ये सस्य विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सस्य विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? तो आगे क्वेश्चन मिल गया पीटर डे क्रेसन जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और जेबी बॉसिंगाल्ड को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। क्या बोलते हैं? एफपीटी, फील्ड प्लॉट टेक्निक के पिता किसको बोलते हैं? जेसीबी बॉसिंगाल्ड को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो, एस 227, गेहूं का बीज 1963 में कहाँ से मंगवाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिको, मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो सोनारा 63 है, सोनारा 64 है, लर्मा रोजो है ना। ये सारी वैरायटी जो हैं हरित क्रांति के समय इंडिया में आई थी। और किस देश से आई थी? तो मैक्सिको से आई थी। ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति भारत में कब आई? हरित क्रांति भारत में कब आई? तो आपको क्या बताना है? 1966-67 में हरित क्रांति जो है भारत में आई थी। ठीक है ना, 1966-67 में। विश्व में हरित क्रांति के पिता किसको बोलते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के पिता किसको बोलते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो आपको बताना है विलियम गॉड। किसने दिया? विलियम गॉड। तो ये सारे फैक्ट भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है, यानी जो खरीफ की फसल वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, किस माह में पककर तैयार हो जाती है? तो एक्चुअली में खरीफ की फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनकी बुवाई कब की जाए? बुवाई की जाती है भाई जून जुलाई में। और कटाई कब कर ली जाती है? अक्टूबर नवंबर। उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें। यानी खरीफ की फसलें उन्हें बोलते हैं जिनकी बुवाई जून जुलाई में की जाती है और कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर माह में कर ली जाती है। उन सभी फसलों को क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बच्चों। 4 का ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रबी की फसल पकने का सही समय क्या है? अब रबी की फसल क्या होती? ऐसी फसलें जिनकी बुआई कब करते हैं? मान लीजिए रबी फसल की बुआई कब करेंगे? रबी फसल की बुआई कब करते हैं? तो ये बुआई करते हैं अपन लोग अक्टूबर नवंबर में। कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई करते हैं। और कटाई कब कर लेते हैं? फरवरी मार्च में कर लेते हैं। भैया कटाई कब करेंगे? फरवरी मार्च नहीं, अप्रैल मई में कर लेंगे। अप्रैल मई में करेंगे। ठीक है ना, अप्रैल मई में करेंगे। कब कटाई करी जाएगी? पकने का समय तो अप्रैल मई। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मतलब रबी की फसल की बुवाई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। और पक जाती फसल यानी कटाई कब की जाती? अप्रैल मई माह में परिपक्व हो जाती फसलें। तो बढ़िया प्रश्न था, इसको आप याद कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है। रबी की फसलों का अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि होती है गर्म जलवायु तथा अल्प प्रदीप अल्पकालीन अवस्थाओं में, ठंडी जलवायु तथा दीर्घ प्रदीप्तकालीन दशाओं में, गर्म जलवायु तथा दीर्घ प्रदीप्तकालीन दशाओं में, ठंडी जलवायु तथा अल्प प्रदीप्तकालीन। तो प्यारे बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं जब रबी की फसल की बुवाई की जाती है यानी अक्टूबर नवंबर माह में, उस समय शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। उस समय ठंडी वाले मौसम की आवश्यकता होती है ना। और पकने के समय थोड़ी सी गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई डी वाला, ठंडी जलवायु अल्प प्रदीप्तकालीन अवस्थाओं में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। रबी की फसल को पकने के लिए तापमान चाहिए। रबी की फसल को पकने के लिए आवश्यकता होती है
तो पकने के समय की बात की, देखो बुआई के समय तो ठंडी की आवश्यकता होती है, रबी की फसल की अगर बुआई की जाए तब तो ठंडी की आवश्यकता होती है, लेकिन पकने समय क्या होता, थोड़ी सी अपने को क्या चाहिए, गर्म शुष्क तथा दीर्घ प्रजनन अवस्था हो। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सुटेबल आंसर है, बी ऑप्शन से राइट है, गर्म शुष्क तथा दीर्घ प्रदीप्तकालीन दशाओं की, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस वर्ग की फसलें तेज गर्मी, शुष्क हवाएं तथा लू सहने की क्षमता सर्वाधिक रखती हैं? किस प्रकार की फसलें जो हैं जिनके लिए क्या तेज गर्मी का मौसम हो, शुष्क हवाएं चलें, लू सहन करने की क्षमता होती है? रबी की फसलें, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, खरीफ प्लस जायद दोनों की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, जायद की फसलें, जायद की फसलें वही होती हैं जिनकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है और अप्रैल मई के आसपास में वो तैयार होती हैं। उन फसलों को बोलते हैं अपन लोग जायद की फसलें। तो ऑप्शन बी राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रेशे वाली फसलों का समूह है कपास, जूट, सनई, गेहूं, कपास, जूट, सनई। गेहूं आ गया इसलिए ऑप्शन राइट गलत हो गया। यहाँ पे मसूर आ गया तब भी गलत हो गया, यहाँ पे जौ आ गया तब भी गलत हो गया। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए राइट है। 9 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारी की सारी फसलें, जैसे चाहे कपास हो, चाहे जूट हो, चाहे सनई हो, ये सब फाइबर वाली क्रॉप होती है, रेशे वाली फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर, ये जो फसलें हैं किस प्रकार की हैं? उथली जड़ वाली हैं, गहरी जड़ वाली हैं, जड़ों पर ग्रंथियां होती हैं, अधिक पानी चाहने वाली? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर, तो क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो अरहर तो क्या है कि गहरी जड़ वाली है, लेकिन उर्द क्या है, उथली जड़ वाली है। इस प्रकार से ये ऑप्शन दोनों ही गलत हो जाते हैं। अधिक पानी चाहने वाली बात, दलहन वैसे ही पानी कम चाहती हैं, तो जड़ों पर ग्रंथियां जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। धान, कपास, चना को किस प्रकार की भूमि में की आवश्यकता होती है? दोमट, भारी, हल्की, ऊसर भूमि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इन फसलों के लिए जैसे धान है, कपास है, चना, इनको गाइस क्या है, इनको भारी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन से राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी उगाई जाती हैं, यानी जो कुकर बिट्स की क्रॉप है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी, ये किस प्रकार की भूमि में उगाई जाती है? रेतीली भूमि, अम्लीय भूमि, दोमट भूमि, क्षारीय भूमि। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नदी के आसपास की भूमियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो नदी के आसपास की भूमियाँ होती हैं, यानी रेतीली भूमि में इनकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। ऑप्शन ए राइट है। ऊसर भूमि की फसलें हैं। किस फसलों को ऊसर भूमि में आसानी से ग्रो किया जा सकता है? कपास, जौ, धान, गेहूं, जौ, धान, मटर, कपास, आलू, उपरोक्त सभी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आलू या ऊसर में नहीं अच्छी क्वालिटी से होगा, और कुल मिला के ये भी नहीं, लेकिन ऑप्शन ए जो है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपास, जौ, धान को अपन लोग जो है ऊसर मृदा में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली, तिल, कुसुम, राई। तो सभी लोग जानते हैं मूंगफली जो है भारत की मुख्य तिलहनी फसल है, और दक्षिण भारत की तो मुख्य वैसे ही भी है। अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो हमें बताना क्या है? सोयाबीन। क्या बताना है? सोयाबीन। अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो हमें बताना है सरसों। और दक्षिण भारत की मुख्य तिलहनी फसल है वो हमारी मूंगफली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मृदा आरक्षक फसलें। प्यारे बच्चों, मृदा आरक्षक का मतलब ये होता है क्या? कवर क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर चलती हैं, अर्थात मृदा कणों को बांधे रखती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कवर क्रॉप्स। तो मूंग, सनई, बरसीम, इस प्रकार की सारी क्रॉप्स जो है कवर क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेजिका यानी लूसर्न है, एक वर्षीय फसल है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय, उपरोक्त सभी। तो हम सभी को बता दें, जो रेजिका यानी जो लूसर्न है प्यारे बच्चों, ये बहुवर्षीय होती है। कैसी है? बहुवर्षीय। आगे चलते हैं। अंडी का कुल क्या है? ग्रेमनी, क्रोसीफेरी, यू फॉरबिएसी। तो गाइज, जो अंडी है, जो कैस्टर है, यू फॉरबिएसी कुल में आती है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेसिनिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेसिनिस कम्युनिस।
रिसिनिस कम्युनिस इसका जो है बॉटेनिकल नेम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 18 नंबर, घास कुल यानी ग्रेमनी फैमिली को कौन सी फसल बिलोंग करती है? तो गेहूं, मक्का, गन्ना, ये सारी फसलें जो है ग्रेमनी कुल की होती हैं। डी ऑप्शन से राइट है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुष्क खेती वहां पर करते हैं जहां पर वर्षा होती है। ये शुष्क खेती जो होती है वो कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम। अगर मिलीमीटर हमें दे तो 750 मिलीमीटर से कम। ऐसे स्थान जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है या फिर 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन स्थानों को अपन लोग शुष्क खेती की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्लियर पॉइंट है आपको? चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी का क्षेत्रफल है। हम सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में गाइस जो है जलोढ़ मृदा की सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी मृदा को अपन लोग क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। इसी मिट्टी को अपन लोग जो है एलुवियल मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। 20 का बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फार्म पर फसल उगाने के साथ अगर हम पशुपालन करते हैं तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे गाइज मिक्स फार्मिंग। इसे क्या बोलेंगे? मिक्स फार्मिंग बोलेंगे। मतलब कृषि फसलों के साथ साथ में पशुपालन अगर आप करते हैं, एक साथ में जैसे कृषि भी कर रहे हैं और पशुपालन को भी अपना रहे हैं आप, तो इस धंधे को अपन लोग क्या बोलेंगे? मिक्स फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है? कौन सी फसल ऐसी है जिसको अपन लोग दलहन और तिलहन दोनों की कैटेगरी में रखते हैं? काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है ये। सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम और मक्का। सो गाइस आंसर करेक्ट हो जाएगा सोयाबीन, यानी 22 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। प्यारे बच्चों, सोयाबीन दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। तेल के रूप में तो इसका हम उपयोग कर लेते हैं, लेकिन आपने नहीं देखा हो कि सोयाबीन का दाल के रूप में उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि सोयाबीन में क्या है? लेपॉक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम बच्चों? लेपॉक्सीडेज एंजाइम के उपस्थित होने के कारण जो है सोयाबीन की दाल नहीं बनती है, लेकिन फिर भी इसको दलहन और तिलहन दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मक्का, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ फसल चक्र है। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है या फिर 4 वर्ष का है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 23 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 2 वर्ष। प्यारे बच्चों, अक्टूबर नवंबर में आप मक्का की बुआई करते हैं और अप्रैल में कटाई, तो लगभग इसको भी तैयार होने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने, मतलब गेहूं ही 1 साल खा जाएगी। मक्का बाजरे के लिए तो टाइम चाहिए। इस प्रकार से 2 वर्ष आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है 24 नंबर। मक्का, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र है। मक्का, गन्ना, पेड़ी, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 24 नंबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 3 वर्ष। क्यों? क्योंकि गन्ना और पेड़ी 2 साल तो ये ले जाएगी, है ना, और बाकी इनका टाइम, तो कुल मिला के 3 वर्ष यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। रक्षक फसलों के नाम से किसे जानते हैं? पटसन, अंडी, अरहर, उपरोक्त तो सभी। तो सभी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को अपन लोग गार्ड क्रॉप यानी रक्षक फसलों के नाम से जानते हैं। इन सभी को जो है अपन लोग रक्षक फसलों के नाम से जानते हैं। सोलेनेसी फैमिली की फसल है आलू, बैंगन, टमाटर, तो तंबाकू है। ये सारी फसलें कैसी हैं? सोलेनेसी कुल में आती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में हमेशा किस प्रकार की फसल को बोना चाहिए? तो गहरी के बाद में हमेशा उथली जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे, 1 वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को क्या बोलते हैं? 1 वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल क्रॉपिंग। आगे, शैलजा किसकी वैरायटी है? शैलजा, तो ये गेहूं की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। शोधित बीज कितने दिन के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए? मान लीजिए किसी सीड को आपने ट्रेड करके रखा है, तो उसका प्रयोग कितने दिन में कर लेना चाहिए? 3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर,
15 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर। प्यारे बच्चों 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 15 दिन के अंदर। ट्रीटमेंट सीड अगर आपके पास में है, आपने ट्रीट किया बीज को, तो उसको 15 दिन के अंदर हर हाल में आपको उपयोग कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्षीय फसल चक्र कौन सा है? एक वर्षीय फसल चक्र कौन सा है? काफी अच्छा प्रश्न है। मक्का, तोरिया, गेहूं, मक्का, बाजरा, गेहूं, धान, बरसीम, गेहूं, उपरोक्त सभी। सो गाइज ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 माह में गेहूं तैयार हो जाएगा और मक्का, तुरिया भी 6 माह के आसपास। तो इस प्रकार से जो है ये काफी बेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे चलते हैं। ग्राम सेवक जो मैगजीन है, जो पत्रिका, वो कहाँ से रिलीज की जाती है? लखनऊ, पंतनगर, कानपुर, दिल्ली। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? ग्राम सेवक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम सेवक जो मैगजीन है वो दिल्ली से प्रकाशित की जाती है। दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य प्रजाति कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिटकम, एस्टिबम, ड्यूरम, डाइकोकम या मोनोकोकम। 33 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं टिटकम एस्टिबम ही मुख्य रूप से गेहूं उगाया जाता है अपने यहाँ पे यूपी में। और वैसे भी गेहूं की जितनी भी प्रजातियां उसमें सबसे अधिक खेती टिटकम एस्टिबम की भी की जाती है। ठीक है। और ये कैसा, ये हेक्साप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये हेक्साप्लॉइडी लेवल है इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? तो 3 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बीज वर्धन के लिए अपन लोग 3 मीटर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किस मंडल में है? कानपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मेरठ मंडल में है। ध्यान रखना आप लोग। बाजरा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो किस मंडल में? बाजरा है आगरा में। जबकि मेरठ मंडल में क्या ज़्यादा है? गेहूं। जो गेहूं सर्वाधिक होता है वो मेरठ मंडल में ज़्यादा होता है यूपी में। ठीक है। गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 22, 30 से 35, 16 से 22 या 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ए ऑप्शन से राइट है। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की फसल को पकते समय कितना तापमान चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 12, 15 से 20, 14 से 15। ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। तो 37 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से तो यही हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि छोटे छोटे आंसर यहाँ पे दिए गए ऑप्शन जो हैं उसमें कम वैल्यू दी गई, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड राइट हो जाएगा। अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है कौन से एक तत्व है जो अम्लों के जो प्रभाव को क्या करता है? नष्ट कर देता है। कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा। तो कैल्शियम जो है अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। आगे है HS86, HS86, UP 1109, गिरिजा सोनालिका, BL 404, BL 421। गेहूं की जो जातियां वो किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं? पर्वतीय, असिंचित, सिंचित या कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। क्योंकि गिरजा है ना, गिरजा का मतलब पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। इस वैरायटी का नाम ही पहाड़ी से है। तो पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे, गेहूं की बौनी जाति में दाने और भूसे का अनुपात कितना होता है? जो बौनी जातियाँ होती हैं गेहूं की, उसमें दाना और भूसा का रेशियो क्या होता है? 4:5, 3:4, 1:2 या फिर 5:6। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 से 5। अगर टोटल हमारे पास 9 कुंटल चीज़ हुई है, उसमें 4 कुंटल हमारा क्या है? 4 कुंटल दाना मिला मुझे और 5 कुंटल हमें क्या मिला? भूसा। इस अनुपात में गेहूं की पैदावार होती है। जैसे टोटल 9 कुंटल आपके पास में प्राप्त हुआ, जो भी है गेहूं भी प्राप्त हुआ और भूसा मिला के टोटल 9 कुंटल प्राप्त हुआ। उसमें 4 कुंटल दाना है, 5 कुंटल भूसा है। तो इस अनुपात में जो है उत्पादन होता है बौनी जाति में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बौनी जाति जो होती हैं।
4:5 में, तो ऑप्शन ए राइट है। आगे चलते नेक्स्ट। गन्ने के साथ अगेती आलू खोदने के बाद गेहूं की कौन सी प्रजाति को बोना चाहिए? गन्ने के साथ में अगर आप खेती करिए आपने आलू की, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। इसमें क्या होता, अगर आलू की आपने खुदाई कर ली, आप गेहूं बोना चाहते, तो उस कंडीशंस में कौन सी प्रजाति को आप बोएं ताकि लाभ हो? K816, UP 319, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो 41 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, यानी K816, UP 319 इन वैरायटी को आप बो सकते हैं। अगर आपने गन्ना और आलू को एक साथ में किया तो आलू जल्दी तैयार हो जाएगा, आलू की आप खुदाई कर लेंगे, इसके बाद आप गेहूं की इन प्रजातियों को बो सकते हैं। क्लियर? आगे, कवक कितने pH मान पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 7, 4.5, 9 या 6 से 8? तो 7 pH यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7 pH बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7 pH। आगे है, सैजी कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा पदार्थ भूमि को खाद के रूप में देती है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सैजी लगभग 191 कुंटल के आसपास में जो है हरा पदार्थ भूमि को प्रोवाइड करती है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रा प्रजाति किसकी है? सुगाई चित्रा प्रजाति मूंगफली की है। इसके बाद चंद्रा प्रजाति भी मूंगफली की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्रा और चंद्रा ये प्रजातियाँ मूंगफली की हैं। इसके अतिरिक्त M13 और M45 भी मूंगफली की हैं। असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए? नवंबर का प्रथम पक्ष, अक्टूबर का द्वितीय पक्ष, नवंबर का द्वितीय पक्ष, दिसंबर। असिंचित दशा में, तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। ऐसे स्थान जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, असिंचित एरिया है, अनइरिगेटेड कंडीशंस है, वहाँ पे अपन लोग जो है अक्टूबर का द्वितीय पक्ष यानी अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा में अपन लोग जो है गेहूं की बुवाई कर देनी चाहिए। होता क्या है कि धान की फसल में जो नमी उपस्थित होती है धान की कटाई के बाद में, उसी बिना पलेवा किए हम बुवाई कर देते हैं। आगे, गेहूं की बौनी किस्मों की बुवाई का मुख्य समय क्या है? तो नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा, प्रथम सप्ताह नवंबर का, अक्टूबर का द्वितीय, दिसंबर का। तो नवंबर का प्रथम सप्ताह बेस्ट आंसर है यहाँ पे। 46 का बिल्कुल करेक्ट बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 47 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। 5 सेंटीमीटर की गहराई पे हमेशा पानी आपको देना ही देना है। बौनी गेहूं में पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? 18 सेंटीमीटर, 22.5, 25 या 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 22.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया आंसर था इसका, 22.5। आगे प्रश्न है, गेहूं की बुवाई दिसंबर के अंत में करने फसल को किस विधि से बोना चाहिए? अगर आप जो है दिसंबर के आसपास में गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, यानी लेट गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, तो किस विधि से आप बुवाई करें? डिबलर से, छिड़काव द्वारा, कोड़ में रोपाई करके? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो आप जो है कोड़ के रूप में आप जो है इसे बो सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा आपको। आगे, बीज की मात्रा कम होने पर या नया बीज होने पर गेहूं की बुवाई किस विधि से करनी चाहिए? हमेशा आपको बताते हैं जब भी बीज की मात्रा सीमित है तब आपको बुवाई करनी चाहिए डिबलर विधि द्वारा। और डिबलर विधि द्वारा 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर केवल और केवल 25 से 30 किलोग्राम बीज लगता है। 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है अगर डिबलर से आप बुवाई कर रहे हैं तो। सो गाइस, ये थे 50 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेना, जरूर एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।